दोस्तों, दुनिया में लगभग हर प्राचीन सभ्यताओं में मौत के बाद की यात्रा पर बहुत ध्यान दिया गया है। लेकिन जब हम प्राचीन इजिप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर मौत के बाद की यात्रा को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। प्राचीन इजिप्ट के फेरोज अपने लिए विशाल पिरामिड्स बनवाते थे। उनके सम्मान में पिरामिड्स के आसपास पूरा का पूरा शहर बनवाया जाता था। बात क्या है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब उनके फेरोज जिंदा हैं तो ये अपने लिए टॉम्ब्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरीज, फर्नीचर, कपड़े अपने साथ पिरामिड्स के अंदर रखते थे। आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। ममीफिकेशन की प्रोसेस के बाद उनकी बॉडी तैयार हो जाती थी कॉफिन बॉक्स में जाने के लिए। उनकी मौत के बाद कई ऐसे अनुष्ठान किए जाते थे जिससे कि मौत के बाद की उनकी यात्रा सफल हो सके। ये यात्रा होती थी गॉड ऑफ डेथ, यानी कि मौत के देवता के पास तक जाने की। लेकिन अब सवाल आता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसा क्यों करते थे और आखिर ये मौत के देवता थे कौन? आखिर इजिप्शियन लोग किसी फेरो की मौत के बाद उनकी बॉडी को इतना प्रिजर्व करके क्यों रखते थे? तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट रिवीजन दोस्तों, प्राचीन इजिप्ट में सोल यानी कि आत्मा को अमर माना जाता था। लोग मानते थे कि मौत के बाद उनके फेरोज फील्ड ऑफ रीड्स में जाते हैं। इजिप्शियन लैंग्वेज में इसे आरू कहा गया है। यहाँ आपको बताते चलें कि फेरोज वहाँ के रूलर्स, किंग्स कहलाते थे। आरू ये जन्नत जैसी एक जगह होती है जहाँ आत्मा की मुलाकात ओसिरिस से होती है। इससे पहले कि हम ओसिरिस की बात करें, हमें आरू को समझ लेना चाहिए। एंशिएंट इजिप्शियंस की मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर हमारा जीवन हमारे सोल के जीवन का एक मामूली सा हिस्सा होता है। आरू को एक ऐसी जगह माना गया है जहाँ हमारी आत्मा हमेशा के लिए जन्नत में रहती है। न बीमारी, न दुख, न किसी चीज की कमी और ना ही उनकी मौत होती है। वहाँ पर मौत के बाद इंसान इसके गेट से होते हुए नील नदी के किनारे रेतीली जमीन पर चलते हैं और यहाँ के छायादार पेड़ों के नीचे आराम करते हैं, जहाँ पर उन्हें धरती पर किए गए उनके अच्छे कामों के लिए कई प्रकार के इनाम मिलते हैं। ये जगह सिर्फ उन इंसानों के लिए है जिन्होंने धरती पर रहते हुए अच्छे काम किए हों और वो दिल के साफ और नेक होने चाहिए। लेकिन आरू तक जाने का ये सफर उतना भी आसान नहीं होता। जब एक फेरो को उनके टॉम्ब में दफना दिया जाता है तो उन्हें आरू तक पहुंचने से पहले चलते हुए अंडरवर्ल्ड से गुजरना होता है। इजिप्शियन लैंग्वेज में अंडरवर्ल्ड को द्वात कहा गया है। ये तारों तक जाने का एक लंबा सफर होता है। मौत के बाद जब आत्माएं टॉम्ब से होती हुई अंडरवर्ल्ड में पहुंचती हैं तो उन्हें हॉल ऑफ द ट्रुथ यानी कि सत्य के दरबार में रुकना होता है। यहाँ सिर्फ फेरोज की ही नहीं बल्कि आम इंसानों की आत्माओं के साथ भी सेम बिहेवियर किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हिंदुइज्म में मौत के देवता यमराज आत्माओं की परीक्षा लेते हैं। सत्य के इस दरबार में गॉड ऑफ डेथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए होते हैं और उनके सामने एक तराजू होता है। इस तराजू की एक तरफ एक सफेद रंग का पंख होता है जिसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल माना जाता है और तराजू के दूसरे तरफ एक एक करके लोगों के दिल को रखा जाता है। अगर किसी इंसान का दिल पंख के कंपैरिजन में भारी निकलता है तो उस दिल को एमिट नाम के क्रोकोडाइल गॉड खा लेते हैं और उस इंसान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर उस इंसान का दिल पंख के कंपैरिजन में हल्का होता है तो गॉड ऑफ डेथ अपने वरिष्ठ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर डिस्कशन करते हैं और अगर वो इंसान सच में प्योर और ईमानदार होता है तो उसके लिए आरू का दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ उसकी सोल हमेशा हमेशा के लिए अमर और खुश होकर रहती है। इन सब बातों से जाहिर है कि गॉड ऑफ डेथ यानी कि मौत के देवता का इजिप्शियन सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा दबदबा हुआ करता था और मौत के बाद वही उन आत्माओं का फैसला किया करते थे। लेकिन अपना सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ये गॉड ऑफ डेथ थे कौन और वो कहाँ से आए थे? दोस्तों, ओसिरिस को ही हम गॉड ऑफ डेथ कहते हैं और ओसिरिस की गॉड ऑफ डेथ बनने की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, इजिप्ट के पहले किंगडम से लेकर आखिरी किंगडम तक हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है। इजिप्ट के लोग हमेशा से ही मर चुके लोगों के लिए बहुत ही विशाल और शानदार पिरामिड्स बनाया करते थे। उनके सिविलाइजेशन में मर चुके इंसान की बॉडी का खराब हो जाना उनके मरने से भी ज्यादा बुरा माना जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर किसी इंसान की बॉडी को कुछ भी नुकसान होता था तो उसे आरू के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी।
आप चाहे वो अपनी जिंदगी में कितना भी प्योर ऑनेस्ट यानी ईमानदार क्यों न रहा हो, इजिप्शियन लोग अपने राजाओं की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड्स बनाया करते थे और उनके मकबरों में बेशुमार दौलत रखी जाती थी, जिससे कि मौत के बाद का उनका सफर सुखद हो सके। लेकिन लुटेरे इन टॉम्ब्स में रखी दौलत को लूट लिया करते थे। आज इजिप्ट में मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के राइट और रिचुअल्स को तोड़ रहे हैं। अब दोस्तों, सेट को एंशिएंट इजिप्ट में युद्ध, चक्रवात और तूफानों का देवता माना जाता था। वहीं शुरुआत में ओसिरिस एक महान राजा हुआ करता था, लेकिन गॉड ऑफ द डेथ नहीं था। ऐसा माना जाता है कि सेथ ने ही ओसिरिस का मर्डर किया था, लेकिन आखिर इसका रीजन क्या था? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। दोस्तों, इजिप्शियन लोग ये कहते हैं कि सेथ ने ही देवी नेप्थिस के चक्कर में ओसिरिस को मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने ओसिरिस को मारकर उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक बॉक्स में भरकर इसे नील नदी में फेंक दिया। ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने इस बॉक्स को ढूंढ लिया। वो कैसे भी करके उसे जिंदा करना चाहती थी और इसके लिए वो गॉड ऑफ द डेथ एनुबिस के पास गई और उनसे ओसिरिस को जिंदा करने की रिक्वेस्ट की। एनुबिस ने ना सिर्फ ओसिरिस को जिंदा कर दिया, बल्कि उन्होंने ओसिरिस को हॉल ऑफ द ट्रुथ में एक जज के पद पर जगह दे दी। समय के साथ ओसिरिस का रुतबा हॉल ऑफ द ट्रुथ में बढ़ता गया और उन्होंने एनुबिस की जगह ले ली, जहां उनका काम था आत्माओं को टॉम्ब से निकालकर अंडरवर्ल्ड तक लाना। दोस्तों, प्राचीन सभ्यताएं हमारे लिए हमेशा से ही एक मिस्टीरियस सब्जेक्ट रहा है, खास करके ऐसे सिविलाइजेशन जिनके बारे में रिटन रिकॉर्ड्स बहुत ही कम मौजूद हैं। ऐसे सिविलाइजेशंस के बारे में हम सिर्फ उनके मॉन्यूमेंट्स और फिजिकल एविडेंसेस को देखकर ही पता कर सकते हैं। उनके रहने और उनके होने का हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। भले ही ये सभ्यता 5000 साल पुरानी हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने टाइम में ये सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ये अर्थ के साथ साथ ब्रह्मांड की भी नॉलेज रखती थी। यहाँ तक कि जो पिरामिड्स आज इजिप्ट में मौजूद हैं, उनका भी कनेक्शन आसमान में मौजूद सितारों से हुआ करता था। उनके द्वारा छोड़े गए बहुत से ऐसे प्राचीन टेक्स्ट हैं जिनमें ब्रह्मांड की नॉलेज और चमकते सितारों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, वीडियो में दिखाई दे रहा ये इलाका द नाइल रिवर के आसपास का रीजन है और ये छोटा सा कीड़ा द डंग बीटल है जो अपने कोकून को पीछे की तरफ रोल कर रहा है। इस विचित्र से 2 इंच के कीड़े के लिए ये कोकून ही खाने और अपने अंडे देने का एकमात्र सोर्स है। इस बीटल को द स्कैरब भी कहा जाता है। लेकिन एक सेकंड, मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये पूरे अर्थ का एकमात्र ऐसा पतंगा है जो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स की लाइट से रास्ता ढूंढता है। भले ही ये रास्ता कितना भी जटिल क्यों ना हो, ये स्टार्स की ओर एक सीधी लाइन में चलता जाता है, जैसे इसके अंदर किसी ने कंपास लगा दिया हो। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इजिप्शियंस के लिए ये स्कैरब बीटल एक बहुत बड़ा सेक्रेट सिंबल हुआ करता था। वो इसे बहुत सी जगहों पर अपने गॉड से कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये गुबरेला एक लिंक की तरह था जो इजिप्शियंस को उनके गॉड से कनेक्ट करता था। ये बहुत ही दिलचस्प है कि एक इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इतनी छोटी सी चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर पाई थी, वो भी आखिर बिना इसकी नॉलेज के कि स्कैरब बीटल तारों से अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। इजिप्शियन टेम्पल्स और हायरोग्लाइफिक्स में इस बीटल को लगभग हर जगह दिखाया गया है। हायरोग्लाइफिक्स इजिप्ट के नॉर्मल से राइटिंग सिस्टम है। इनमें करीब 1000 से भी ज़्यादा अलग अलग गॉड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये स्कैरब बीटल ही था जो बार बार मंदिरों की दीवारों पर देखा जा रहा था। टेम्पल ऑफ कार्नाक इजिप्शियंस के लिए बहुत ही पवित्र जगह हुआ करती थी, जहाँ फेरोज की कोरोनेशन सेरेमनी की जाती थी। इसी टेम्पल के पास एक विशाल स्कैरब बीटल हमें देखने मिलता है, जिसे इजिप्ट में गॉड खेपरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी असली वजह क्या है जो इस गुबरेले को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है? मैं आपको बताता हूँ। इजिप्शियंस डेली सूरज को मूव होता हुआ देखते थे। ठीक उसी वक्त उन्होंने रेगिस्तान में एक स्कैरब बीटल को सैंड के ऊपर एक गोल कोकून को मूव करते हुए देखा और इससे ही वो इस कंडीशन पर पहुंचे कि सूरज जैसे बड़े गोलाकार चीज को भी कोई जायंट स्कैरब बीटल ही मूव कर रहा है। इजिप्ट में स्कैरब गॉड खेपरी एक शिकारी पायलट की तरह हुआ करता था जो गॉड्स को सूरज के रथ पर बैठाकर चलाया करता था। गॉड खेपरी को इजिप्ट में बहुत सी जगहों पर इंसानों के रूप में भी दिखाया गया है। जैकल गॉड, हॉरस गॉड और ऐसे ही जाने कितने गॉड यहाँ की दीवारों पर बने हुए हैं जिनके बारे में हमने तो बात ही नहीं की है। अब ये चीजें पाखंड थी या रियल, इसके बारे में तो भाई भगवान ही जाने। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि प्राचीन इजिप्शियंस रात के आसमान को बहुत ही डीपली फॉलो करते थे।
वो सितारों और नक्षत्रों के मोशन को अध्ययन करके ये पता करते थे कि कब फसलों की बुआई करनी है और कब उन्हें हार्वेस्ट करना है। दोस्तों, इजिप्ट में मौजूद ये तीनों पिरामिड्स, द पिरामिड ऑफ मेनकौरे, द पिरामिड ऑफ खाफरे और द पिरामिड ऑफ खुफू, बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरे हुए हैं। रिसर्चर्स सालों से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिरामिड्स के बिल्डर्स ने इन्हें आखिर कैसे बनाया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।